नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से लेब्रिंथ अकेडमी पर स्वागत है। हमने क्लास 6 की साइंस के एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर से लेकर फोर्थ चैप्टर तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है फिफ्थ चैप्टर शरीर में गति। आज हम हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा वो जो विभिन्न जंतु होते हैं वो किस प्रकार से गति करते हैं उसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। हम जब अपने शरीर के अंदर विभिन्न गतियों को महसूस करने की कोशिश करते हैं या उन्हें अनुभव करते हैं तो हम पाते हैं कि जैसे हम पलकें झपकाना, श्वास लेते समय हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की गति होती है, और जब हम कुछ लिख रहे होते हैं तब हमारी कलाई भी विशेष गति करती है। अब हम देखते हैं कि कुछ जानवर एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं, टहलते हैं, कुछ एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जाते हैं, कुछ रेंग कर जाते हैं, कुछ तैर कर जाते हैं। तो ये सभी जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के जो ढंग है इनके वो अलग अलग हैं। इनके जो गति करने के तरीकों में इतनी विविधता किस कारण से है, इसके बारे में हम थोड़ी जानने का प्रयास करेंगे। हम देखते हैं कि मनुष्य चलता है, चिड़ियाँ उड़ती है, सांप रेंगता है और मछलियाँ तैरती है। तो हम थोड़ा थोड़ा ये कारण जानने की कोशिश करेंगे कि इतने वर्षों के अनुकूलन के पश्चात, हजारों वर्षों के अनुकूलन के पश्चात इन लोगों ने किस तरह से अपना जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने गति करने के तरीके हैं इनको किस तरह से विकसित किया है। अब जब मनुष्य शरीर की बात करते हैं तो हम शरीर के विभिन्न भागों को केवल उसी स्थान से मोड़ पाते हैं अथवा घुमा पाते हैं जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों। जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हो, हम अपने शरीर के विभिन्न भागों को केवल उन्हीं स्थानों से मोड़ अथवा घुमा पा रहे हैं जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से आकर जुड़े हों। उदाहरण के लिए जैसे कोहनी हो गई, कंधा हो गया या हमारी गर्दन हो गई। तो हम इन जो स्थान है जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से आकर जुड़े हुए होते हैं, इन स्थानों को हम बोलते हैं संधि। इन स्थानों को हम बोलते हैं संधि। विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियाँ होती है। जो डिफरेंट टाइप के मूवमेंट्स होते हैं, जो विभिन्न प्रकार की गतियाँ होती है, उनके लिए हमारे शरीर में कई प्रकार की संधियाँ पाई जाती है। तो अब हम उन संधियों के बारे में धीरे धीरे देखेंगे कि कौन कौन सी संधि हमारे शरीर में पाई जाती है। सबसे पहली जो संधि है वो है कंदुक खलिका संधि। जो सबसे पहली संधि है वो है कंदुक खलिका संधि। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा, एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा हुआ होता है। इस प्रकार की संधि को हम सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है, और इस प्रकार की जो संधि होती है उसे हम बोलते हैं कंदुक खलिका संधि। आप इस डायग्राम को देखिए ध्यानपूर्वक। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक कटोरी है, ये इस कटोरी के अंदर ये गेंद और एक ये बेलनाकार आकृति और है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये गेंद है, इस कटोरी में पूर्ण रूप से घूम सकती है। चारों ओर की गति ये गेंद कर सकती है, चारों दिशाओं में गति कर सकती है। तो इस प्रकार की जो संधि होती है हम उसे बोलते हैं कंदुक खलिका संधि। यहाँ पर लिखा हुआ है कि गेंद का गोल वाला हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा हुआ होता है। ये देखिए, एक अस्थि का गोल वाला हिस्सा है, ये दूसरी अस्थि की कटोरी वाली गुहिका है, कटोरी की रूपी गुहिका है, उसके अंदर धंसा हुआ होता है। तो इस प्रकार की जो संधि होती है हम इसे बोलते हैं कंदुक खलिका संधि। और ऐसी संधि होती है सभी दिशाओं में गति प्रदान करने की अनुमति देती है। अब ये संधि होती है, ये संधि मानव शरीर के एक तो कंधे में और नितंबों में पाई जाती है। नितंबों की जो हड्डियां होती हैं वहां पर ये पाई जाती है, जिसके कारण हमारी गतियां आसान होती है। जैसे देखिए यहाँ पर श्रोणीय अस्थियां हैं और ये नितंबों के पास में ये जो हमारी अस्थियां हैं इनके बीच में ये कंदुक खलिका संधि है, कंदुक खलिका संधि है। और इसके बाद हमारी जो अगली संधि है वो है धुराग्रह संधि। अगली संधि हमारी है धुराग्रह संधि। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को धुराग्रह संधि कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारी गर्दन है और ये हमारा सर है, तो इन दोनों को कनेक्ट करने वाली जोड़ने वाली जो संधि होगी यहाँ पर, इसे हमने नाम दिया है धुराग्रह संधि। इसे हमने क्या नाम दिया है? धुराग्रह संधि। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को हम धुराग्रह संधि कहते हैं।
इसके द्वारा सिर को आगे पीछे एवं दाएं बाएं घुमाया जा सकता है। इसके द्वारा हम सिर को क्या कर सकते हैं, आगे पीछे या दाएं बाएं घुमा सकते हैं। कंदुकलिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वर्ताकार के रूप में घुमा सकते हैं। जो कंदुकलिका संधि थी हमारी, इसके द्वारा हम हाथ को पूर्णतः वर्ताकार रूप में घुमा सकते हैं। और दुराग्रह संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है, एक छल्ले में घूमती है। हमने देखा था कि जो कंदुकलिका संधि थी उसमें तो जो ये बेलनाकार अस्थि है ये कटोरी में घूमती है, जिसके कारण इसे चारों ओर की गति मिल पाती है। और जो धुराग्रह संधि है उसके अंदर ये एक छल्ले के अंदर घूमती है। जो ये बेलनाकार अस्थि है ये एक छल्ले के अंदर घूमती है, एक छल्ले में घूमती है, जिसके द्वारा हम आगे पीछे एवं दाएं बाएं की गति कर सकते हैं। अब हमारी जो अगली संधि है वो है हिंज संधि। जो हमारी अगली संधि है उसका नाम है हिंज संधि। हिंज आप देखते हो कि हिंज या कब्जा होता है, ये दीवारों के अंदर होता है, तो ये संधि उसी से संबंधित है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि दरवाजों में कब्जे होते हैं उसमें एक ही दिशा में गति हो पाती है, दरवाजे की कब्जों के कारण एक ही दिशा में गति हो पाती है। तो ये हिंज संधि जहां पर होगी वहां पर भी केवल एक ही दिशा में गति होगी। इस चित्र को देखिए आप ध्यानपूर्वक। हिंज जैसी संधि द्वारा गति की दिशा। अब यहाँ पर या तो एक दिशा में यहाँ इस तरफ गति होगी या फिर इस तरफ गति होगी, इसके अलावा कोई गति नहीं हो सकती। दरवाजे में कब्जे होते हैं वो भी इसी के समान होते हैं। अब यहाँ पर घुटनों में भी ये हिंज संधि होती है, जिसके कारण घुटना सिर्फ ये इस तरफ वाली गति कर पाता है, इस तरफ से वापस यहाँ पर आ जाएगा इस तरफ, लेकिन ये इससे ऊपर की तरफ नहीं जा पाता है, ऊपर की तरफ नहीं जा पाता है, एक ही तरफ की गति हो पाती है। हिंज एक दिशा में गति होने देता है। कोहनी में हिंज या कब्जा संधि होती है, जिससे केवल आगे या पीछे ही की दिशा में गति हो सकती है। हिंज एक दिशा में गति होने देता है और जो हमारी कोहनी होती है, हमारा घुटना होता है, वहां पर यह हिंज संधि पाई जाती है और हम देख सकते हैं वहां पर कि हम केवल उसे एक ही दिशा में गति करवा सकते हैं। तो ये हमारी थी हिंज संधि। अब तक हमने 3 संधियां पढ़ी है, आप इनको ध्यानपूर्वक देखें। सबसे पहले थी कंदुकलिका संधि, उसके बाद में जो हमारी संधि थी वो थी दुराग्रह संधि, जो गर्दन वाली दुराग्रह संधि, और तीसरी संधि हमारी थी हिंज संधि। अब हम अपनी अगली संधि का पढ़ेंगे जो इनसे थोड़ी सी अलग है, वो है अचल संधि। तो ये हमारी थोड़ी सी अलग संधि है, उसका नाम है अचल संधि। अब ये संधि है जो हमारी बाकी संधियों से थोड़ी सी अलग है। हमने अब तक जो संधियां पढ़ी है इनसे थोड़ी सी ये भिन्न है। ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती है। क्या नहीं कर सकती है? ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती है। जहां पर अचल संधि पाई जाती है वहां पर ये अस्थियां क्या नहीं कर सकती? हिल नहीं सकती। ऐसी अस्थियों को हम अचल संधि कहते हैं। ऐसी अस्थियों को हम क्या कहते हैं? अचल संधि कहते हैं। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप ध्यानपूर्वक देखिए कि आप अपने सिर्फ केवल जो निचला जबड़ा है उससे गति दे सकते हैं। आपके ऊपरी जबड़े में किसी प्रकार की कोई गति नहीं होती है। आपके ऊपरी जबड़े में कोई गति नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपरी जबड़े और जो आपका कपाल है उसके बीच में अचल संधि है। जो आपका ऊपरी जबड़ा है और जो आपका कपाल है उसके बीच में कौन सी संधि है? अचल संधि है। उसके बीच में अचल संधि है। अब यह है हमारा मानव कंकाल। हमारे शरीर की सभी अस्थियां जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है कंकाल के अंदर, ये शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक मजबूत ढांचे का निर्माण करती है। सुंदर आकृति बनाने के लिए या सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए हमारे शरीर को एक मजबूत ढांचे का निर्माण करती है। इस ढांचे को हम कहते हैं कंकाल। इस ढांचे को हम क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं। जो ये कंकाल है ये हमारे भौतिक शरीर का एक मजबूत ढांचा है। इसके बिना अस्तित्व संभव नहीं है। मनुष्य शरीर के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप अपनी हथेली की जो पिछले भाग को स्पर्श करिए, आपको वहां पर अनेक छोटी छोटी अस्थियां महसूस होगी। आप हथेली की जो पिछले भाग है उसको महसूस करिए, वहां पर आपको अनेक अस्थियां महसूस होगी। इसके अलावा आप अपनी जो हाथ की अस्थियां हैं इनको देख सकते हैं। आपको यहाँ पर विभिन्न प्रकार की अस्थियां मिलेगी। आपको विभिन्न प्रकार की अस्थियां और उनके बीच में संधियां भी मिलेगी। अब हमारी कलाई
लचीली होती है। आप सबको पता है आपकी कलाई होती है बहुत ही ज़्यादा लचीली होती है। सबने विराट कोहली की जो कलाई की लचीली है उसको सबने महसूस किया, वो किस प्रकार से शॉट खेलते हैं। तो ये अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी हुई होती है जिन्हें हम बोलते हैं कार्पेल, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्पेल बोलते हैं। तो हमारी जो लचीली कलाई है उसके अंदर छोटी छोटी अस्थियां पाई जाती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्पेल बोलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कार्पेल। अब हमारा है पसली पिंजर। अब हम हमारे शरीर की जो बनावट है उसके बारे में धीरे धीरे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किस प्रकार से बना हुआ है। हमारे वक्ष की पसलियां विशेष रूप से मुड़ी हुई होती है, विशेष रूप से मुड़ी हुई होती है। आपको ये मोड़ दिख रहे होंगे यहाँ पर। तो ये हमारे वक्ष की पसलियां होती है, ये विशेष रूप से मुड़ी हुई होती है। वे वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर वे वक्ष की अस्थि जो पसलियां होती हैं वो वक्ष की अस्थि और मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की संरचना की तैयार करती है या एक बक्से की रचना करती है। इस शंकु रूपी बक्से को पसली पिंजर नाम दिया गया है। इस जो ये शंकु रूपी बक्सा है, ये शंकु रूपी बक्सा, इसको नाम क्या नाम दिया गया है, पसली पिंजर। इसको नाम दिया गया है पसली पिंजर। यहाँ पर आपको एक लगभग एक शंकु जैसी आकृति का निर्माण होता दिख रहा है, ये शंकु जैसी आकृति, तो इसे हम बोलते हैं पसली पिंजर। वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियां होती है। जो 12 पसलियां होती है वक्ष के दोनों तरफ होती है। आप इनको आराम से यहाँ पर गिन भी सकते हैं, एक करके आप आराम से इनको गिनने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये 12 पसलियां होती है दोनों तरफ। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग होते हैं, वो इसमें क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। ये हमारा है पसली पिंजर, जो कि वक्ष के अस्थियों और मेरुदंड से जुड़कर एक बक्सा बनाता है, जो कि हमारे शरीर के जो कुछ महत्वपूर्ण अंग है उनको सुरक्षा प्रदान करता है। अब हमारा आ गया है मेरुदंड। आप चित्र में मेरुदंड की आकृति को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये आपके शीर्ष से जो गर्दन है वहां से प्रारंभ होकर आपकी पीठ के नीचे तक जाता है। गर्दन से प्रारंभ होकर पीठ तक की संरचना को हम मेरुदंड कहते हैं। ये अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना हुआ होता है। इसमें अनेक छोटी छोटी अस्थियां होती है जिन्हें हम बोलते हैं केशरुका, जिन्हें हम बोलते हैं केशरुका। जो अनेक छोटी छोटी अस्थियां होती है जिनसे मिलकर ये मेरुदंड बना है, इसे हम बोलते हैं केशरुका। और जो हमारा मेरुदंड होता है उसमें 33 केशरुकाएं होती हैं। जो ये हमारा मेरुदंड होता है उसमें 33 केशरुकाएं होती है। हमारे मेरुदंड में 33 केशरुकाएं होती है। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा हुआ होता है। अभी हमने पहले ही पढ़ा था कि जो ये पसली पिंजर होता है ये वक्ष की अस्थियां और मेरुदंड से वो जोड़कर एक बक्सा बनाता है। तो ये जो पसली पिंजर से भी ये जुड़ा हुआ होता है। अब हमारी जो अगली अस्थियां है वो है कंधे की अस्थियां। कंधों के समीप दो उभरी हुई अस्थियां होती है, हम इन्हें कंधे की अस्थियां बोलते हैं। अब आपको यहाँ पर दो उभरी हुई अस्थियां ये बिल्कुल आपको साफ साफ दिखाई दे रही है, तो इन अस्थियों को हम बोलते हैं कंधे की अस्थियां। अब आपने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कंदुक खलिका संधि के बारे में बताया था। यहाँ पर जो थी कंदुक खलिका संधि, थोड़ी देर पहले मैंने आपको कंदुक खलिका संधि के बारे में बताया था। और कंदुक खलिका संधि के पास में ही जो ये एरिया है इसे हम श्रोणी की अस्थियां बोलते हैं। हम इन्हें क्या बोलते हैं, श्रोणी अस्थियां। जो ये संरचना है ये क्या है, श्रोणी अस्थियां है। ये एक बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती है, ये एक बॉक्स है उसके समान एक ऐसी संरचना बनाती है जो हमारा आमाशय है उसके नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। जो हमारा आमाशय है उसके नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की क्या करता है, रक्षा करता है, उनकी सुरक्षा करता है। ये जो हमारा कुल्ले वाला हिस्सा है वो है जिसके सहारे हम बैठते हैं। ये हमारा जो कुल्ले वाला हिस्सा है जहाँ पर जिसके सहारे हम बैठते हैं वो है। यहाँ पर तो ये श्रोणी अस्थियां आपको दिख रही है। श्रोणी अस्थियों के पास के अंदर ये जो ये संधि पाई गई है ये हमने जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी कंदुक खलिका संधि, वो है। इसके बाद में हम बात करते हैं मानव खोपड़ी की। हमारी खोपड़ी होती है वो अनेक अस्थियां एक दूसरे से जुड़ने से बनी है। जो हमारी खोपड़ी होती है ये अनेक अस्थियां, बहुत सारी अस्थियों के एक साथ जुड़ने, एक दूसरे के जुड़ने से बनी है। और ये हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग हमारे मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करती है। जो हमारी खोपड़ी होती है वो हमारे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग हमारे मस्तिष्क की सुरक्षा करती है। और ये बहुत ही ज़्यादा अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से मिलकर बनी हुई है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है अस्थियों के बाद में यह है हमारा उपास्थि। कंकाल के कुछ अतिरिक्त
अंग भी है। जो कंकाल है उसके अलावा कुछ अतिरिक्त अंग भी है जो हड्डियों जितने कठोर तो नहीं है, जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते हैं और जिन्हें मोड़ा जा सकता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, उपास्थि कहते हैं। उपास्थि को समझने के लिए हम यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं। जैसे आपने सबने ये कर्णपाली, ये इधर वाला चित्र है, ये देखिए आप एक बार कि यहाँ पर आपने कर्णपाली को महसूस किया होगा। इसको आप आसानी से मोड़ सकते हैं, यहाँ को आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई महसूस नहीं होगी और आपको ऐसा नहीं लगेगा यहाँ पर किसी प्रकार की कोई अस्थि है। लेकिन जैसे ही आप अब इस चित्र को देखिए और इसमें जो कान का ऊपरी हिस्सा है, जब आप इससे मोड़ने की कोशिश करते हैं तो आपको ये लगता है कि यहाँ पर इतनी आसानी नहीं है जितने की कर्णपाली में थी। तो यहाँ पर जो कान का ऊपरी भाग है इसमें है उपास्थि पाई जाती है। कान के ऊपरी भाग में क्या पाई जाती है, उपास्थि पाई जाती है। कान का ऊपरी भाग उतना लचीला नहीं है जितना कि कर्णपाली, परंतु ये अस्थि जितना कठोर भी नहीं है, लेकिन ये अस्थि के जितना कठोर भी नहीं था। ये है उपास्थि। ये क्या है, ये है उपास्थि। शरीर की संधियों में भी उपास्थि पाई जाती है। जो हमारे शरीर की विभिन्न संधियां जो हमें पड़ी थी उनमें भी उपास्थियां पाई जाती है। अब हम शरीर की उन अस्थियों व संधियों के बारे में पढ़ चुके हैं जो विभिन्न प्रकार की गति करने में हमारी सहायता करती है। उन अस्थियों और संधियों के बारे में पढ़ चुके हैं जो हमें विभिन्न प्रकार की गति करने में हमारी सहायता करती है। अब हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो अस्थियां हैं वो गति करती कैसे हैं। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। अगर आप सभी को हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो इस लेक्चर को, वीडियो लेक्चर को जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।